हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज लेक्चर नंबर 4 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी बहुत बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। ओके, आज हमारा जो नया टॉपिक है उसके ऊपर डायरेक्टली हम लोग चले जाते हैं। द टॉपिक इज नेम एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके नाम के अंदर से शुरू होता है, मतलब ऐसा नाम के ऊपर से शुरू हो जाता है तो हमको लगता है कि व्हाट इज अ फील्ड। सर फील्ड क्या होता है, ये फील्ड नाम की चीज है क्या? तो जैसे कि अगर मान लो कि भाई कोई एक मैग्नेट होता है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके अगर ऐसा बताऊं तो आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि अगर मान लो कि ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, समझ सकते हो। ओके, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। इसके अराउंड में मतलब मान लो कि मैंने कोई चार्ज यहां पे रखा, 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 कोई चार्ज इसके ऊपर रखा और कोई चार्ज इसके बाहर रखा। क्या होगा अगर ये वाला चार्ज आइदर इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो उसके साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल कर सकता है। ये भी, ये भी, ये भी, ये चार्ज भी उसके साथ अट्रैक्ट या तो रिपल कर सकता है। वो बोलेगा कि भाई हाँ आ जा, बराबर। और फिर बोलेगा कि अगर तू नेगेटिव है तो दूर चला जा, तो अगर पॉजिटिव है तो मतलब तू अगर नेगेटिव है तो आ जा, अगर पॉजिटिव है तो दूर चला जा। तो मतलब कहने की बात ऐसी है कि ये वाला जो इतने रीजन के अंदर जितने डिस्टेंस तक अगर मान लो कोई दूसरा चार्ज ये वाले चार्ज के साथ अगर एट्रैक्शन या तो रिपल्शन का फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करने की जो हमारी जो बात है, इट इज कॉल्ड एज द रीजन, इट इज कॉल्ड एज अ फील्ड। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग फील्ड बोलते हैं, एंड इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, नाउ सो ये जो चार्ज है ना, दिस इट इज नोन एज अ सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज बोलते हैं उसको, सोर्स चार्ज। और ये चार्ज के रिस्पेक्ट में बाकी के जितने भी चार्जेस होते हैं ना, देन इट इज नोन एज अ टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। समझ रहे हो? नाउ जैसे कि देखते हैं हम लोग, ये वाला थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाया है मैंने। नाउ द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर यहां पे दिखाया गया है Q। ओके, at a given point in the field, at a given point in the field of a charge is capital Q। मतलब अगर मान लो कि एक फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, that charge is known as a Q। Now is called electric field। मतलब अगर ये Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज, जैसे कि मैंने अभी यहां पे बताया, अगर कोई दूसरा चार्ज उसके साथ एक्सपीरियंस मतलब फोर्स कुछ एक्सपीरियंस कर सकता है, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट हम लोग बोलते हैं। ओके, नाउ जैसे कि ये फिगर अगर समझना है तो ये ओरिजिन है, द ओरिजिन इज O, द पॉइंट इज P, और ये पॉइंट के ऊपर जो चार्ज Q रखा हुआ है ना, दैट इज नोन एज अ टेस्ट चार्ज। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है, एंड दिस Q, कैपिटल Q इज नोन एज द सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज बोला जाता है इसको, सोर्स चार्ज। समझ रहे हो? तो कहने की बात ऐसी है, नाउ सपोज द पॉइंट चार्ज Q एट ओरिजिन, मतलब एक पॉइंट चार्ज Q को ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है। ओके, नाउ अनदर पॉइंट चार्ज स्मॉल q एट अ पॉइंट P, एक दूसरा चार्ज जो एक पॉइंट P के ऊपर स्मॉल q रखा हुआ है। Now what is the distance between these two charges known as a OP, and OP is known as a R। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, नहीं मालूम हो तो हमारे प्रीवियस लेक्चर के ऊपर जाओ और देख लो, उसका पीडीएफ मतलब लेक्चर नंबर 1.3 वाला वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कूलम्स लॉ क्या डिस्कस किया था। कूलम्स लॉ के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द पॉइंट चार्ज के बारे में। ये जो कूलम नाम का साइंटिस्ट है ना, उसने फोर्स फाइंड किया पॉइंट चार्ज के बारे में। पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं दोस्तों, पॉइंट चार्ज जैसे कि हम लोगों ने बताया ना कि अगर मान लो कि दो चार्जेस को जो हम लोग सेपरेट करते हैं, ये दो चार्जेस है, समझ लो दिस इज अ टू चार्जेस। अगर मैंने उसको सेपरेट किया तो इसके चार्ज के साइज के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होता है ना, अगर वो ज्यादा होगा, दैट इज द पॉइंट इज मतलब द चार्ज इज नोन एज अ पॉइंट चार्ज। वो चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। और कूलम भाई साहब ने क्या किया, ये पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स ढूंढ डाला, और वो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यस, इट इज नोन एज अ कूलम्स लॉ। ओके, फाइन। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो Q है, इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग एवरीवेयर। मतलब समझो ये जो Q है ना, वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, मतलब अपने आसपास सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जनरेट करेगा, है उसके अंदर फील्ड है ना।
एंड अ चार्ज Q इज एक्सपीरियंस अ फोर्स एट पॉइंट P। मतलब एक पॉइंट P पॉइंट के ऊपर, ये P पॉइंट के ऊपर एक चार्ज बैठा हुआ है और वो चार्ज ये Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो फोर्स का इक्वेशन लगाना पड़ेगा। किसने बोला? सर कूलम ने बोला। तो कूलम ने बोला था तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इक्वेशन इज दैट यस के नॉट यस F इक्वल टू K दिस Q अपॉन R स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर। ओके वो यूनिट वेक्टर बिकॉज प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म भी देखा हुआ था। यू कैन सी दैट। ओके नाउ उसके बाद अगर ये वाले चार्ज को मैं नीचे लेके जाता हूं तो F अपॉन Q इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू R स्क्वायर। बिकॉज ये तो सोर्स चार्ज है, वो नहीं हटेगा, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। ये अपने पॉलिटिशियन जैसा काम है इसका। ओके ओके मैं मेरी कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, तो यहीं पे बैठा रहता। ये जितने चार्जेस है ना वो आते जाते रहते हैं। ओके बाकी सभी विधायक क्या करते रहते हैं? आते जाते रहते हैं ना। किसी को टिकट मिलती है, किसी को टिकट नहीं मिलती है, लाइक दैट। सो ये चार्ज को मैं नीचे लेके जाता हूं तो मतलब समझ लो हाउ मच फोर्स इज जनरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट चार्ज, इट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? फिर से समझो, कितना फोर्स कितने यूनिट चार्ज पर लगेगा, कितने चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, द रेशियो इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हाउ मच फोर्स इज जनरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। और फोर्स कैसे मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। समझ आया दोस्तों? तो फटाफट आंखें बंद करके सोच लो सर ने क्या बताया। तो ये सर ने अभी ये बताया कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पूछा गया है तो ऐसा याद रखो, फिगर ड्रॉ कर लो। फिगर ड्रॉ करने के बाद सर ने बताया एक सोर्स चार्ज ले लो, एक टेस्ट चार्ज ले लो, और सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज अगर उसके अंदर आता है तो वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वही फोर्स को हम लोगों ने लिख दिया, और वही फोर्स कितने चार्ज तक तुम्हारा जनरेट हुआ है उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट? क्लियर? चलो तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके चलो तो दोस्तों तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जैसे कि हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बाद हम लोगों ने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे, याद है? पहला वाला पॉइंट जो था इट इज नोन एज अ कूलम्स लॉ एट वेक्टर फॉर्म, एंड सेकंड वन इज नोन एज अ कूलम्स लॉ फॉर द नंबर ऑफ चार्जेस। मतलब बोले तो देयर आर द सुपरपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल। वैसे ही यहाँ पे एक पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस बोले तो सपोज दोस्तों नंबर ऑफ चार्जेस। ओके अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है, जैसे कि अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक थियरी के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब चार्ज होता है, उसके सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर नंबर ऑफ चार्जेस अगर उसके साथ आएंगे तो या तो वो अट्रैक्ट हो सकते हैं या तो वो क्या हो सकते हैं? रिपल हो सकता है। तो ऐसे ही सेम मैंने यहां पे लिख दिया है, सपोज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस मींस अगर कोई सिस्टम है उसके चार्जेस है कितने? सो Q1 से लेकर Qn तक, मतलब 1 2 3 अप टू Qn तक। नाउ द हैविंग अ पोजीशन वेक्टर, उसका एक पोजीशन वेक्टर भी है। द पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्टेंस है ना, सो दैट इज नोन एज R1 टू Rn रिस्पेक्टिवली, 1 2 अप टू Rn रिस्पेक्टिवली। नाउ वन थिंग, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कोई जो पॉइंट चार्ज, एक होता है सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और एक होता है टेस्ट चार्ज जो टेस्ट चार्ज का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करना है। ओके ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा? नाउ द हैविंग द पोजीशन ऑफ R, कितना वेक्टर हो जाएगा उसका? R वेक्टर की पोजीशन पे अगर मान लो एक पॉइंट P है और वो पॉइंट P के ऊपर कितना चार्ज है, ओके उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, ये हमें फाइंड करना है। ओके दोस्तों तो देखो नाउ जनरल इक्वेशन मैंने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर समझ लो 1 से लेकर P, 2 से लेकर P, 3 से लेकर P और N से लेकर P पॉइंट तक ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। तो देख लो KQ1 अपॉन R1P का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ R स्क्वायर। ओके नाउ सेकेंड R1P का यूनिट वेक्टर। नाउ सेकेंड E2 इक्वल टू KQ2 अपॉन R2P स्क्वायर और यूनिट वेक्टर ऑफ R2P। मतलब वैसे ही अगर n नंबर तक चला जाएगा
So that would be the KQN upon RNP square of unit vector of RNP. अभी अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग क्या कर देंगे, सबका एडिशन कर देंगे. सबका एडिशन कर दिया तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थियरम बोलो या प्रिंसिपल बोलो, तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन थियरम क्या हो जाएगा, सबका एडिशन हो जाएगा. इट इज E इक्वल टू 1p 2p 3p अप टू np. तो हमारा इक्वेशन ये अपना 1 का 2 का अप टू n नंबर का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कॉमन निकल जाएगा समेशन ऑफ i 1 to n qi अपॉन rnp का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर ऑफ rnp. ओके, ये थियरी अगर मान लो कि हमें इतना एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट हाँ 1-2 मार्क्स के अंदर हमको ये वाला चीज याद रखना जरूरी है. ओके दोस्तों, ठीक है, एग्जाम्पल में ये वाला इक्वेशन हमको काम लगेगा. ठीक, चलो तो नाउ नेक्स्ट हम लोग जैसे कि डिस्कस करते हैं ये वाले पॉइंट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है. ओके चलो, तो जनरली हम लोग नाउ अभी अगले पॉइंट पे चले जाएंगे. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो थोड़े से डिस्कस कर लेते तो आपको पता चल जाएगा. देयर आर द 5 पॉइंट्स. ओके, पहला वाला पॉइंट, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है इट इज नोन एज द सोर्स चार्ज. और जो चार्ज उसकी रिस्पेक्ट में मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है इट इज नोन एज द टेस्ट चार्ज. देखो लिखा हुआ है, द चार्ज Q प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द सोर्स चार्ज, एंड चार्ज Q विच इज टेस्ट चार्ज, इट इज द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज, इट इज नोन एज द टेस्ट चार्ज. मतलब जो चार्ज Q है जो टेस्ट करेगा अपने चार्ज को, देन इट इज नोन एज द टेस्ट चार्ज. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्या है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज Q. मतलब जो सोर्स चार्ज होता है ना वो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है. बट आपको याद रखना है, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q इज डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन ऑफ R. क्यों? क्योंकि वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, पॉजिटिव Q चार्ज स्मॉल q चार्ज से इंडिपेंडेंट है. ओके, क्योंकि वो उससे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बराबर, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा होता है तो वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. ऐसे तो नंबर ऑफ चार्जेस हो जाएंगे, है ना, जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया सिस्टम ऑफ चार्जेस के हिसाब से. बट हाँ, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. क्यों? समझो, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना उसका फोर्स डिक्रीज होता रहेगा. जितना डिस्टेंस ज्यादा फोर्स डिक्रीज होता रहेगा, जितना डिस्टेंस कम फोर्स इंक्रीज होता रहेगा. ओके, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस. किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q, बट हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन R. इसीलिए फॉर एवरी पोजिशन वी गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ E. तो मतलब हर एक अलग अलग डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसा मिलता है? अलग मिलता है. समझ में आया? नाउ दूसरा सर ने क्या बताया, तो सर ने ये वाला बताया पॉइंट कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ओनली ऑन द डिस्टेंस R. मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस R के ऊपर ही डिपेंड करता है. ओके, एंड सेकेंड, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, फॉर पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड. जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड. ओके, मतलब गोल गोल डायरेक्शन में हर एक दिशा में होती है. एंड इफ द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इज रेडियली इनवर्ड. मतलब जो चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, और जो टेस्ट चार्ज अगर नेगेटिव होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होती है. ओके, तो चलो आंखें बंद करके सोच लो हमारा जो सिस्टम है वैसे कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था ये वीडियो के अंदर. तो ये टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर n नंबर ऑफ चार्जेस. तो n नंबर ऑफ चार्जेस, आंखें बंद करो, सोचो. सर ने बताया था कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर बहुत सारे चार्जेस होते हैं अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस अलग अलग चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू देयर डिस्टेंस. फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकाल दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन KQ अपॉन R स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर. ओके, नाउ और उसी के बाद हम लोगों ने इक्वेशन निकाल लिया था ये वाला, एंड दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकाला. ओके, सो इक्वेशन मिल जाएगा. और दूसरा हम लोगों ने पॉइंट ये डिस्कस किया कि थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थोड़े से पॉइंट अगर हम लोगों ने डिस्कस किए तो कौन से पॉइंट है? सबसे पहले तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो क्या बोलते हैं उसको? टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज बोला। जो एक्सपीरियंस करता है उसको टेस्ट चार्ज बोल दिया, ठीक है। फिर ऐसा बोला कि क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, मतलब जो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तीसरे पॉइंट में ऐसा बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ओके इंडिपेंडेंट होती है क्यू से, बराबर। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज क्यू, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, बट वो डिस्टेंस से डिपेंड होता है। हाँ सर चलो ऐसा देख लिया। फिर हर एक अलग अलग डिस्टेंस पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कैसा मिलेगा? अलग अलग मिलेगा, यस सर। फिर दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस आर। और लास्ट वाले पॉइंट में हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो रेडियली आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज नेगेटिव है तो वो रेडियली इनवर्ड होगा। ओके दोस्तों, नाउ अभी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। चलो तो हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो तो दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जैसे कि हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बाद हम लोगों ने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे, याद है? पहला वाला पॉइंट जो था इट इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ एट वेक्टर फॉर्म, एंड सेकंड वन इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ फॉर द नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब बोले तो देयर आर द सुपरपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल। वैसे ही यहाँ पे एक पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस बोले तो सपोज दोस्तों नंबर ऑफ चार्जेस, ओके। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है, जैसे कि अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक थियरी के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब चार्ज होता है, उसके सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर नंबर ऑफ चार्जेस अगर उसके साथ आएंगे तो या तो वो अट्रैक्ट हो सकते हैं या तो वो क्या हो सकते हैं? रिपल हो सकता है। तो ऐसे ही सेम मैंने यहां पे लिख दिया है, सपोज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस मींस अगर कोई सिस्टम है उसके चार्जेस है कितने? सो Q1 से लेकर Qn तक, मतलब 1 2 3 अप टू Qn तक। नाउ द हैविंग अ पोजीशन वेक्टर, उसका एक पोजीशन वेक्टर भी है। तो पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्टेंस है ना, सो दैट इज नोन एज R1 टू Rn रिस्पेक्टिवली, 1 2 अप टू Rn रिस्पेक्टिवली। Now one thing, the electric field at a point P, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कोई जो पॉइंट चार्ज, एक होता है सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और एक होता है टेस्ट चार्ज जो टेस्ट चार्ज का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करना है, ओके, ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा? नाउ द हैविंग द पोजीशन ऑफ R, कितना वेक्टर हो जाएगा उसका? R वेक्टर की पोजीशन पे अगर मान लो एक पॉइंट P है और वो पॉइंट P के ऊपर कितना चार्ज है, ओके, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, ये हमें फाइंड करना है। ओके दोस्तों, तो देखो नाउ जनरल इक्वेशन मैंने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर समझ लो 1 से लेकर P, 2 से लेकर P, 3 से लेकर P और N से लेकर P पॉइंट तक ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, तो देख लो KQ1 अपॉन R1P का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ R स्क्वायर। ओके, नाउ सेकेंड R1P का यूनिट वेक्टर। नाउ सेकेंड E2 इक्वल टू KQ2 अपॉन R2P स्क्वायर और यूनिट वेक्टर ऑफ R2P। मतलब वैसे ही अगर n नंबर तक चला जाएगा, सो दैट वुड बी द KQN अपॉन RNP स्क्वायर ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ RNP। अभी अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग क्या कर देंगे? सबका एडिशन कर देंगे। सबका एडिशन कर दिया तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थियरम बोलो या प्रिंसिपल बोलो, तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन थियरम क्या हो जाएगा? सबका एडिशन हो जाएगा। इट इज E इक्वल टू 1P 2P 3P अप टू NP। तो हमारा इक्वेशन ये अपना 1 का 2 का अप टू n नंबर का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कॉमन निकल जाएगा समेशन ऑफ I 1 to n QI अपॉन RNP का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर ऑफ RNP। ओके, ये थियरी अगर मान लो कि हमें इतना एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट हाँ 1-2 मार्क्स के अंदर हमको ये वाला चीज याद रखना जरूरी है। ओके दोस्तों, ठीक है, एग्जाम्पल में ये वाला इक्वेशन हमको काम लगेगा। ठीक, चलो तो नाउ नेक्स्ट हम लोग जैसे कि डिस्कस करते हैं, ये वाले पॉइंट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है। ओके, चलो तो जनरली हम लोग नाउ अभी अगले पॉइंट पे चले जाएंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो थोड़े से डिस्कस कर लेते तो आपको पता चल जाएगा। देयर आर द 5 पॉइंट्स। ओके, पहला वाला पॉइंट
दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इट इज नोन एज द सोर्स चार्ज. और जो चार्ज उसके रिस्पेक्ट में मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है, इट इज नोन एज अ टेस्ट चार्ज. देखो लिखा हुआ है, द चार्ज Q प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द सोर्स चार्ज, एंड चार्ज Q विच इज a test charge, it is an effect of source charge, it is known as a test charge. मतलब जो चार्ज Q है, जो टेस्ट करेगा अपने चार्ज को, then it is known as a test charge. Got it? Now next क्या है? तो the electric field E due to Q is independent of charge Q. मतलब जो सोर्स चार्ज होता है ना, वो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है. बट आपको याद रखना है, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q is dependent ऑन द पोजिशन ऑफ आर. क्यों? क्योंकि वो पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, पॉजिटिव क्यू चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज से इंडिपेंडेंट है. ओके, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बराबर, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा होता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. ऐसे तो नंबर ऑफ चार्जेस हो जाएंगे, है ना, जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया सिस्टम ऑफ चार्जेस के हिसाब से. बट हाँ, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. क्यों? समझो, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना उसका फोर्स डिक्रीज होता रहेगा. जितना डिस्टेंस ज्यादा फोर्स डिक्रीज होता रहेगा, जितना डिस्टेंस कम फोर्स इंक्रीज होता रहेगा. ओके, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस. किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q, बट हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन R. इसीलिए फॉर एवरी पोजिशन वी गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ E. तो मतलब हर एक अलग अलग डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसा मिलता है? अलग मिलता है. समझ में आया? नाउ दूसरा सर ने क्या बताया? तो सर ने ये वाला बताया पॉइंट कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ओनली ऑन द डिस्टेंस r. मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस r के ऊपर ही डिपेंड करता है. ओके, एंड सेकेंड, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, फॉर पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड. जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड. ओके, मतलब गोल गोल डायरेक्शन में, हर एक दिशा में होती है. एंड इफ द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इज रेडियली इनवर्ड. मतलब जो चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, और जो टेस्ट चार्ज अगर नेगेटिव होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होती है. ओके, तो चलो आंखें बंद करके सोच लो हमारा जो सिस्टम है, वैसे कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था ये वीडियो के अंदर. तो ये टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर n नंबर ऑफ चार्जेस. तो n नंबर ऑफ चार्जेस, आंखें बंद करो, सोचो. सर ने बताया था कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर बहुत सारे चार्जेस होते हैं अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस, अलग अलग चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू देयर डिस्टेंस. फिर हम लोगों ने क्या कर दिया? हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकाल दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन KQ अपॉन R² विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर. ओके, नाउ, और उसी के बाद हम लोगों ने इक्वेशन निकाल लिया था ये वाला, एंड दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकाला. ओके, सो इक्वेशन मिल जाएगा. और दूसरा हम लोगों ने पॉइंट ये डिस्कस किया कि थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थोड़े से पॉइंट अगर हम लोगों ने डिस्कस किए, तो कौन से पॉइंट है? सबसे पहले तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो क्या बोलते हैं? उसको टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज बोला. जो एक्सपीरियंस करता है उसको टेस्ट चार्ज बोल दिया. ठीक है, फिर ऐसा बोला कि क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती. ये क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, मतलब जो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ठीक है, तीसरे पॉइंट में ऐसा बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ओके इंडिपेंडेंट होती है क्यू से, बराबर. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज क्यू, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस. बट वो डिस्टेंस से डिपेंड होता है. हाँ सर, चलो ऐसा देख लिया. फिर हर एक अलग अलग डिस्टेंस पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कैसा मिलेगा? अलग अलग मिलेगा. यस सर. फिर दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस आर. और लास्ट वाले पॉइंट में हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो रेडियली आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज नेगेटिव है तो वो रेडियली इनवर्ड होगा. ओके दोस्तों, नाउ अभी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में. ठीक है, चलो तो हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. दोस्तों एक और बात जो हमें बतानी रह गई है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पॉइंट खत्म होने के बाद जो हम लोगों ने एक पॉइंट जो डिस्कस किया हुआ है
उसके बारे में पहला तो मैं आपको बता देता हूं कि चलो मैं 2 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, COULOMBS कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के अंदर हम लोगों ने 2 चीज डिस्कस की थी दोस्तों, है ना, याद आ रहा है? पहली वाली चीज हम लोगों ने कौन सी डिस्कस की थी? तो कूलम्ब्स लॉ एज अ पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पॉइंट चार्ज बोलो या तो पॉइंट फॉर्म बोलो, एक ही बात है। एंड दैट इज नोन एज अ वेक्टर फॉर्म और इन अ वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म बोलो, इन वेक्टर चार्ज बोलो, ओके। तो उसका इक्वेशन F इक्वल टू, अगर मान लो कि इसका इक्वेशन F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन सिर्फ R स्क्वायर आएगा, या तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R स्क्वायर आएगा, या तो फिर फॉर वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर के लिए फोर्स का इक्वेशन Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज एप्सिलॉन R का वैल्यू हो जाता है 1। समझ रहे हो दोस्तों? बराबर, ये वाला इक्वेशन है, बट इन अ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के अंदर यही इक्वेशन चेंज हो जाता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर। तो ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म के अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ आता है, तो हमको यूनिट वेक्टर के साथ बताना पड़ता है, अदरवाइज वी कैन प्लेस एज अ पॉइंट चार्ज एज अ सिंपल फॉर्म। ओके, सेम वे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन भी अगर मान लो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 2 तरीके से मिल सकती है, एज अ पॉइंट फॉर्म, ओके, और सेकेंड वन इज नोन एज अ वेक्टर फॉर्म। ओके, तो एज अ सिंपल वे हम लोग अगर लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पॉइंट फॉर्म और अगर वेक्टर फॉर्म अगर 2 कंडीशन पे हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या था? अभी यहां पे डिस्कस किया, E इक्वल टू F अपॉन Q। दिस इज द इक्वेशन, बट यहां पे लिखेंगे E इक्वल टू, यस अगर पॉइंट फॉर्म है तो वेक्टर बताने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर ओनली, अदरवाइज E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R स्क्वायर, अदरवाइज E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर फॉर वैक्यूम और एयर। हवा और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन R का वैल्यू यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए वापस नहीं लिखा। एप्सिलॉन R का वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तो ये पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन है, और वेक्टर फॉर्म में अगर लेंगे तो वेक्टर बताएंगे तो E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर। अगर वेक्टर फॉर्म में है तो, अगर वेक्टर फॉर्म में है तो, अगर पर्टिकुलर वेक्टर फॉर्म में बताना है तो ऐसा यूनिट वेक्टर बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज सिंपल फॉर्म में तो चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलो फटाफट इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जांपल में ये वाला बहुत ही काम में लगने वाला है। ओके, ठीक है। नाउ अभी हम लोग हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, चलो तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। सो द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक के अंदर ये डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़े बेसिक पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कस किया था, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्कस करना है। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे हमारा जो वैसे भी यहाँ पे टोटल 5 ही पॉइंट है, बट ये वाला एग्जाम मतलब ये वाली थियरी हमको एग्जाम्पल में मतलब एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं आपको बताऊं कि पहला वाला द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ स्पेस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बताई जाती है? ऐसे स्पेस कर्व। देखो जैसे कि अराउंड में ये जो सब लाइंस दिख रही है ना, वो हमें दिखता नहीं है, वी कैन फील इट, वी कैन नॉट सी दैट द लाइंस। ओके, सो दिस इज अ स्पेस कर्व, एक स्पेस कर्व है। ओके, जहां पे they can be obtained by a drawing vector pointing along the direction of electric field। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको वेक्टर फॉर्म में मतलब एरो से हम लोग उसको क्या करेंगे? पॉइंट आउट करेंगे। समझ आ रहा है? तो पहला पॉइंट आंखें बंद करके सोचो, DSR ने पहला पॉइंट क्या बताया? तो पहला पॉइंट ये बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ स्पेस कर्व, मतलब स्पेस कर्व के अंदर मतलब बताया जाता है। और स्पेस कर्व के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर हम लोग उसको पॉइंटर मतलब वेक्टर से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके दोस्तों, नाउ नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट आपको बताऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था
इन अ प्रीवियस सेक्शन। अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो वो हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड। देखो ये अगर मान लो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है वो रेडियली कौन सी डायरेक्शन में जाता है, आउटवर्ड। एंड वी कैन से दैट इट इज इन अ पॉइंटर वेक्टर फॉर्म, वो हमेशा आउटसाइड की डायरेक्शन में जाता है। नाउ सेकेंड, दिस इज अ एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज रेडियली इनवर्ड। और नेगेटिव चार्ज के अंदर ये वाला कैसे बताते हैं हम लोग दोस्तों, इट इज रेडियली इनवर्ड, मतलब अंदर आता हुआ बताते हैं। देख लो दीज आर द अंदर, मतलब नेगेटिव चार्ज से वो बाहर निकलता है, और सॉरी पॉजिटिव चार्ज से वो बाहर निकलता है, नेगेटिव चार्ज में वो इनवर्ड आता है। ओके, दूसरा अगर मान लो मैं आपको पॉइंट बताऊं तो ये वाला जो है मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, द बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। ओके, अगर मान लो कि दोनों चार्जेस अगर हमारे पॉजिटिव है, अगर थोड़ा सा मैं अगर नीचे करके आपको मैं बता देता हूं तो देख लो, दिट इज बोथ आर द पॉजिटिव चार्जेस। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, या इसकी जो लाइन है और इसकी लाइन है वो एक दूसरे को रिपल करेगी। क्या करेगी, रिपल करेगी। उसकी जो फील्ड है टेंजेंशियल डायरेक्शन को एक दूसरे के साथ इकट्ठा नहीं होने देगी। दैट्स व्हाई वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। सो वो सीधा एक दोनों को रिपल्शन करके ये वाला सीधा चला जाता है एंड बाकी आउटवर्ड। सो दे आर म्यूचुअली रिपल्सन बिटवीन देम। बट हाँ, अगर एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है तो अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव नेचर दे आर रेडियली आउटवर्ड, और अकॉर्डिंग टू द नेगेटिव नेचर दे आर रेडियली इनवर्ड। तो पॉजिटिव में से निकलेगा और नेगेटिव में एंटर होगा। पॉजिटिव में से यहां पे निकल सकता है, यहां पे भी अंदर आ सकता है। सो दे आर म्यूचुअली, दिस इज अ रिपल्शन टाइप एंड दैट इज अ म्यूचुअली अट्रैक्शन टाइप। समझ आया दोस्तों? सो दीज आर द बेसिक पोजीशन। तो ये वाली सब हमारी बेसिकली पोजीशन है। अभी यहां पे देखो, जैसे कि हम लोगों ने अभी यहां पे डिस्कस करवाया था, वही पॉइंट को अगर मान लो कि हम लोग डिस्कस करते हैं तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट अ नेगेटिव चार्ज। देख लो क्या किया, पॉजिटिव से वो स्टार्ट होगा और नेगेटिव तक जाएगा। कहां से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट लेता है और नेगेटिव तक एंड करता है। ओके, सो डायरेक्शन पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑलवेज डायरेक्शन पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक ही जाता है। सेकेंड, फॉर अ सिंगल चार्ज, अगर ऐसा सिंगल चार्ज होगा तो देखो, दिस इज द सेपरेटेड एंड दिस इज सिंगल चार्ज। वो सोर्स से चालू होगा और इनफाइनाइट पे एंड करेगा। दे मे स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है एंड एट द इंफिनिटी, और वो इंफिनिटी पे क्या करता है, एंड करता है। मुझे नहीं मालूम, वो जाएगा, चालू होगा और इंफिनिटी पे एंड करेगा। ओके दोस्तों, नाउ नेक्स्ट इज नोन एज द टेंजेंट। द टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन at any point, it gives the direction of the electric field at the point। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो अगर ये पॉइंट के ऊपर अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मुझे उसका क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। बट हाँ, याद रखो, डायरेक्शन इज ऑन दैट पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड आर गोइंग। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, डायरेक्शन भी उसी के टेंजेंट में जाएगा और उसी के टेंजेंट में हमको बताना पड़ता है। समझ आया दोस्तों? तो दीज आर द थिंग्स एंड दीज आर द बेसिक पोजीशन। एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। चलो सर, क्यों ऐसा? हाँ, मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरे को टेंजेंट करने से पता चलेगा कि उसका डायरेक्शन कहां पे है। चलो, मैंने ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताई है, देख लो, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका टेंजेंशियल ड्रॉ किया E1। अभी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसका टेंजेंशियल मैं ड्रॉ कर दूंगा E2। सो दैट मींस इट इंडिकेट द टू सेपरेट फील्ड, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द सेम पॉइंट। अभी एक ही पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है कभी? नो, है ना? मतलब एक पेन के अंदर एक ही रिफिल होती है। ओके, उसके अंदर हम लोग दूसरी रिफिल नहीं चला सकते। ओके, एक बंद करके दूसरी रिफिल चला सकते, बट हाँ, हम लोग नहीं चला सकते एक पेन के अंदर दो रिफिल। वैसे ही अगर मान लो कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस होती है तो उन दोनों का टेंजेंशियल भी क्या होगा, क्रॉस करेगा। और टेंजेंशियल क्या बताता है, दे आर द सेपरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेम पॉइंट एंड विच इज नॉट पॉसिबल। वो कभी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ओके, समझ लो कि इट इज नॉट पॉसिबल व्हेन एट अ वन पॉइंट देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रेजेंट। ओके, सो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नेवर क्रॉस ईच अदर।
एंड लास्ट एंड फाइनल, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप कंसीडर नहीं करता है। एक में से स्टार्ट करके दूसरे में एंड होगा, बट दे नेवर मतलब क्रिएट अ क्लोज लूप, वो कभी भी क्लोज लूप क्रिएट करेगा नहीं। समझ आया दोस्तों? सो दिस इज अ बेसिक काइंड ऑफ कंडीशन, और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ये देख लो, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पहला वाला पॉइंट हमने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस कर्व में बताई जाती है, और स्पेस कर्व में उसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग को उसको वेक्टर फॉर्म में बताते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड। फिर 2-3 फिगर ड्रॉ करके बता दिया, पॉजिटिव का बाहर, नेगेटिव का अंदर, दोनों पॉजिटिव होगा तो दोनों एक दूसरे के साथ रिपल करेंगे, तो एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं करेंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल लाइन, और जो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो क्या करेंगे, प्लस से निकलेगा और नेगेटिव में एंटर करेगा। तो 2 पॉइंट पता चल गया, फिगर ड्रॉ कर दी। तीसरे पॉइंट में यही लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तक वो तुम्हारा एंटर करती है। ओके, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो सिंगल चार्जेस दे में स्टार्ट फ्रॉम, मतलब अगर मान लो कि कोई सिंगल चार्ज होता है ना, वो सोर्स से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक फैल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमको बताना पड़ता है। ओके, सो टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नेवर क्रॉस विथ ईच अदर, और क्यों? क्योंकि अगर उसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को ऐसा पता चल जाता है कि भाई एक सेम पॉइंट के ऊपर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड विच इज नॉट पॉसिबल। एंड लास्ट एंड फाइनल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, कभी भी वो क्लोज लूप बताएगा नहीं। आई होप ये सबको पता चल गया होगा दोस्तों। ओके, ठीक है। नाउ अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो चलो हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।